नई अवधारणा है, ऐसा नहीं कि राष्ट्र बहुत पहले था। आप आज से 300-400 साल पहले भी राष्ट्र जैसी कोई आधुनिक अवधारणा नहीं थी कि इस रूप में एक बहुत सारी परिभाषाएं हैं राष्ट्र की, वैसे तो उसमें मतलब कम से कम 10-12 बहुत पॉपुलर परिभाषाएं हैं। बाबा साहब को उसमें राष्ट्र की जो अवधारणा है उसमें आप अगर थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पढ़ेंगे तो उसमें वो राष्ट्र की अवधारणा के बारे में डिटेल अगर किसी एक जगह पर किसी एक टेक्स्ट में आपको बाबा साहब का पढ़ना हो राष्ट्र क्या है, तो 2 जगह मुझे बहुत कंडेंस रूप में, ठोस रूप में मिलता है। एक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में, और दूसरा बाबा साहब का जो संविधान सभा के जो भाषण है, उनके डिलिब्रेशंस हैं, उसमें वो लगातार राष्ट्र को डिफाइन करते चलते हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्र क्या नहीं है। इसमें वो जो बहुत सारी परिभाषाओं में जो परिभाषा अपने लिए चुनते हैं, वो परिभाषा फ्रांस के स्कॉलर अर्नस्ट रेनॉन की है, और उनकी परिभाषाओं में बहुत सारी चीज़ों के अलावा जिस बात को बहुत महत्व देते हैं, जैसे अर्नस्ट रेनॉन जब राष्ट्र को डिफाइन करते हैं, राष्ट्र क्या है क्या नहीं है, तो वो जो मेथोडोलॉजी लेते हैं वो अपने उस लंबे चौड़े वक्तव्य में पहले हिस्से में वो ये बताते हैं कि राष्ट्र की ऐतिहासिकता क्या है, दूसरे हिस्से में बताते हैं कि राष्ट्र क्या नहीं है, और तीसरे बहुत छोटे से हिस्से में बताते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र की ऐतिहासिकता की वो जो बात कर रहे हैं वो यूरोपियन टेक्स्ट है, और इसलिए वो जर्मनी, फ्रांस और फिर थोड़ा बहुत अमेरिका वगैरह की बात करते हैं। तो वो शायद हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने भी राष्ट्र को, हम सबकी अपनी अपनी समझदारी है। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत अनंत काल से एक राष्ट्र था, आरएसएस वाले जैसे कहते हैं कि जिनकी पितृभूमि ये है उनका राष्ट्र है, वो उसको लगभग एक नस्लीय या धार्मिक अवधारणा के रूप में रखते हैं। वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो हिंदी उनकी भाषा है, एक भाषा बोलने वाले लोग एक जोग्राफिकल इलाके में रहेंगे तो राष्ट्र है। वो हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो अपने भारत में पैदा हुए धर्मों को जो मानते हैं, वो उन लोगों से बना हुआ जो समूह है वो राष्ट्र है। अर्नस्ट रेनन जब कहते हैं कि राष्ट्र क्या नहीं है, तो उसमें बहुत 3-4 चीजें बहुत साफ तौर पर कहते हैं, और बाबा साहब की परिभाषा चूंकि अर्नस्ट रेनन से आती है, इसलिए रेनन को पढ़ना बहुत जरूरी है जब राष्ट्र की किसी भी डिबेट में हम जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु बोलते हैं कि एक नस्ल जो है वो एक राष्ट्र नहीं बनाता है। जैसे वो बता रहे हैं कि अमेरिका में जैसे बहुत सारे नस्ल के लोग हैं, इसके बावजूद वो एक राष्ट्र है, और यूरोप में कम से कम 15-20 जो मुल्क हैं, राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, उनमें एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, इसके बावजूद वो सारा नस्ल मिला के एक राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो भारत में भी अगर कोई ये कहता है कि जिनकी पितृभूमि ये है, जिनका रेशियल लाइनेज ये है, जो आर्य राष्ट्र की बात करते हैं, जम्बूद्वीप की बात करते हैं, तो वो एक नस्ल के लोग यहाँ पर हैं इसलिए एक राष्ट्र है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो दरअसल बाबा साहब भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और रेनन भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब शायद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण अवधारणा है कि एक नस्ल के लोग एक जगह हो जाएंगे तो वो राष्ट्र बन जाएगा। तो ये क्योंकि एक नस्ल है भी कि नहीं है, नस्लों के बीच कितने घालमेल हो चुके हैं, कौन किसके साथ कब कहां पर मिला है, और किस तरह से नस्ल लगातार बनती रही हैं। क्या भारत में कोई एक जाति क्लेम कर सकती है कि खास फिजिकल फीचर्स उनके एक जैसे हैं? जैसे रिजले बताते हैं कि वो नेजल इंडेक्स से पता कर सकते हैं कि आप कौन सी जाति जो ऊपर है, और जो नेजल इंडेक्स जिनका बारीक होगा वो नीचे की जाति होगी। तो क्या आप पंजाब का एक शेड्यूल कास्ट का आदमी और बंगाल का एक शेड्यूल कास्ट का आदमी क्या एक जैसे फिजिकल फीचर्स लेता है? क्या पंजाब का ब्राह्मण और केरल का ब्राह्मण एक जैसा फिजिकल फीचर्स क्लेम कर सकता है? तो नस्ल असल में अब ये राष्ट्र की हांडी में ये इतना उबल चुका है, इतने लोग इतने तरीके से मिलजुल चुके हैं कि कोई नस्लीय शुद्धता यहाँ पर है और हम इस तरह के लोग हैं, बाकी लोग दूसरे तरह के हैं और हम राष्ट्र हैं। ये बहुत ही अजीब किस्म की अवधारणा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह वो खारिज करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो राष्ट्र कैसे बना सकता है। एक लैंग्वेज के लोग, जैसे अब स्विट्जरलैंड में 4 बड़ी भाषाएं हैं, इसके बावजूद स्विट्जरलैंड एक देश है, एक राष्ट्र है। वहीं अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक लैंग्वेज होते हुए 3 अलग अलग राष्ट्र हैं। अब भारत में इतनी सारी भाषाएं, इतनी बोलियां, इसके बावजूद वो आज की तारीख में एक राष्ट्र है तो है। तो ये इसी तरह से वो एक ज्योग्राफी भी एक राष्ट्र नहीं बना सकती कि 2 पहाड़ के बीच का इलाका जो है वो एक राष्ट्र होगा। वो ये सब भी इस तरह की सारी अवधारणाओं को रेनन खारिज करते हैं, बाबा साहब भी खारिज करते हैं। फिर राष्ट्र है क्या? राष्ट्र
दरअसल रेनन के लिए, बाबा साहब के लिए भी एक आध्यात्मिक विचार, एक फिलोसॉफिकल आइडिया है कि हम मानते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। ये डेली रेफरेंडम है, हर दिन हमको लगता है कि ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। इस राष्ट्र में हम सारे लोगों ने एक कुछ साझा अतीत जिया है, हम इस समय साथ हैं और साथ मिलकर हम यहाँ से कोई जर्नी करने वाले हैं। ये अगर हम मानते हैं तब दरअसल हम लोग एक राष्ट्र हैं। अर्नेस्ट रेन एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं कि राष्ट्र में भूल जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इटली ये याद रखेगा कि नॉर्थ इटली ने साउथ इटली पर चढ़ाई करके किस तरह से उसको जीत लिया और इसके बाद एक ज्योग्राफी के अंदर में आ गए, तो वो दरअसल उस मामलों में राष्ट्र नहीं बन पाएगा जहां पर उसके साझा सुख, साझा दुख और साझा सपने होंगे। फ्रांस अगर अपने अतीतों को याद रखेगा कि कब किस इलाके में चढ़कर किस राजा ने वहां के सारे पुरुषों को मार डाला और बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया, अगर ये पुरानी अवधारणाओं में अगर कोई राष्ट्र जिएगा तो वो राष्ट्र दरअसल सही अर्थों में नहीं बन सकता। आप अपने देश में सारे लोगों के दिमाग में ये भर देते हैं कि गोरा होना चूंकि सुंदर होना है, तो ये देश लगभग 600 करोड़ रुपए का फेयरनेस क्रीम हर साल अपने बदन में लगा लेता है। मतलब आपने पूरा कंस्ट्रक्ट दिमाग का इस तरह से कर रखा है कि आप श्रेष्ठ हैं, आप में जो कुछ है वो श्रेष्ठ है, आपकी भाषा श्रेष्ठ है, आपका रंग श्रेष्ठ है, आपके ग्रंथ श्रेष्ठ है। और इससे दो तरह के रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं। या जो नीचे के समाज हैं वो या तो मान ले रहे हैं, और ज्यादातर लोग मान ले रहे हैं इसलिए समाज टिका हुआ है इस तरह से। ये हेजेमनी बाई कंसेंट है जो ग्रामसी कहते हैं। ग्रामसी और अम्बेडकर एक ही साल में पैदा हुए थे 1891 में, और दोनों ने अलग अलग जर्नीज की, लेकिन दोनों की जर्नी में बड़ी समानता है। बाबा साहब यहाँ पर समाज के सबसे नीचे वाले तबके से आ रहे हैं, ग्रामसी वहां पर साउथ इटली से आ रहे हैं, जिसको कि नॉर्थ इटली वाले कहते हैं कि वो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। और दोनों ने वहां से एक सबल्टर्निटी का, एक जो निम्न नीचे के जो प्रसंग है उनको उठाते हुए उनके मुक्ति का रास्ता दोनों ग्रामसी और अम्बेडकर दोनों तय करते हैं। भारत में मार्क्सवादी इसको बहुत, या तो ग्रामसी को पढ़ाते नहीं है या पढ़ाते हुए पूरी सबल्टर्निटी की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि ग्रामसी ने वर्ग की बात की है। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी जो सीरीज आई है सबल्टर्न स्टडीज का, हिंदी में सीरीज आई है, शायद 12 या 13 वॉल्यूम्स में है। उसमें भारतीय सारे जो एकेडमिशियंस हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि सबल्टर्न का जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो निम्न वर्ग होगा, इसलिए उस किताब का नाम निम्न वर्गीय प्रसंग रखा गया है। ये बहुत अजीब बात, ग्रामसी का सबल्टर्न जो है वो वर्ग नहीं है, वर्ग के अलावा बहुत कुछ है। वो अपने सदर्न क्वेश्चन जो किताब वो लिखते हैं, जो जेल डायरी में भी आया है उनके, उसमें उनका जो वर्ग है वो सबल्टर्न जो है वो वर्ग के अलावा भी तमाम तरह की उत्पीड़ित अस्मिताएं उसके अंदर शामिल हैं। तो इस मामले में ग्रामसी को स्वीकार करता है। कोई जबरदस्ती आज की तारीख में नहीं हो रही है कि जाके आप मंदिर में दक्षिणा चढ़ाएं, उनके पैर छुएं, शादी में उनको बुलाएं, मर जाने को उनको बुलाएं। कोई बहुत कम जबरदस्ती है, थोड़ा बहुत कर्षण होगा कुछ इलाकों में, लेकिन ज्यादातर जगह नीचे के तबकों की सहमति की वजह से ऊपर के शक्तियों का वर्चस्व इस देश में टिका हुआ है। ये जो स्थिति है ये भारत को एक राष्ट्र बनने से रोक रही है। और इसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन आता है वो वाम से, मूल निवासी संघ और इन सब की तरफ से आ रहा है कि अगर तुमको ये लगता है और तिलक को लगता है कि अगर हम नॉर्थ पोल से आए हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम यूरोप से आए हैं, तो आप अपने देश चले जाइए। और दो तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, एक तो मान ले रहे हैं, दूसरा रिएक्शन जा रहा है कि उसके साथ कन्फ्रंटेशन में जा रहा है। दोनों ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तीसरा जो रास्ता बाबा साहब बता रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 29 नवंबर 1949 को जो उनका भाषण है उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राष्ट्र कैसे बनेगा।